present on chest X-ray as consolidation. Consolidation actually highlight underlying pneumonia is going on, but as compared to other pneumonias where we actually get focal consolidation, TB presented bilateral opacification and mostly at the apical. तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन about definitions, smear positive tuberculosis. What is it? It's at least 2 sputum smear samples positive for acid fast bacilli or 1 sputum smear positive plus chest X-ray consistent with TB. Chest X-ray consistent with TB क्या होगा, जो अभी हमने बात की थी, ठीक है. अच्छा, एक और बात कि चेस्ट एक्सरे TB का जो है वो बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकता है. कंसोलिडेशन मैंने बताया, अपाइकल हो सकती है, बायलेटरल हो सकती है, जस्ट इन्फिल्ट्रेट्स भी हो सकते हैं, कैविटेशन भी हो सकती है, या आपका पेरिकाइमा बिल्कुल ठीक होगा, मीडियस्टिनल लिम्फ नोड होंगे, हाइलर लिम्फेटिनोपैथी होगी, हाइलर लार्ज मिलेगा, या प्रिंसिपल फ्यूजन भी होगी, हमारी लंग फील्ड जो है क्लियर होगी, प्लूरा में फ्यूजन आ रही होगी, तो वो टीबी की भी फ्यूजन हो सकती है, कैविटेशन के तौर पर भी प्रेजेंट कर सकता है. तो ये सब तरीके से प्रेजेंट कर सकता है. एक्सरे प्लस क्लिनिकल कोरिलेशन हमें चाहिए, प्लस ये तो हो जाएगा क्लिनिकल डायग्नोसिस, एक्सरे और क्लिनिकल जो हिस्ट्री है. लेकिन अगर डायग्नोस्टिक हमारी कोई चीज़ हमें एविडेंस मिल जाएगा जो कि स्प्यूटम स्मेयर है, तो वो डेफिनेट हमारी स्प्यूटम स्मेयर पॉजिटिव टीबी कहलाती है. ठीक है, यहाँ पे जो बात हुई है ना कि 1 स्प्यूटम स्मेयर पॉजिटिव प्लस चेस्ट एक्सरे कंसिस्टेंट विद टीबी, तो ये बात हुई है. या फिर 1 sputum smear plus sputum culture for mycobacterium tuberculosis. एक हम कल्चर लगाते हैं स्प्यूटम में रूटीन सी है, जिसमें बैक्टीरिया, जर्नल बैक्टीरिया हमारे डिटेक्ट होते हैं. ठीक है, अभी क्लिनिकल साइड पर आप उतना नहीं गए हैं, तो इसलिए बता रही हूँ. ये वाला कल्चर जो है ये स्पेसिफिकली टीबी का कल्चर है, जिसको स्प्यूटम फॉर AFP कल्चर है. ठीक है, ये उसकी बात हुई है. कोई जर्नल किसी बैक्टीरिया का कल्चर है, सिंपल रूटीन सीएस के अंदर माइकोबैक्टीरियम डिटेक्ट नहीं होगा. सही, तो स्प्यूटम स्मेयर दिस इज AFP स्मेयर, A पॉजिटिव प्लस कल्चर पॉजिटिव, तो टीबी तो है ही. सो व्हाट इज स्मेयर नेगेटिव टीबी, ये जो हमने पहले बात की थी कि क्लिनिकल, जिसमें हिस्ट्री क्या होती है, टीबी की हिस्ट्री कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट, क्रॉनिक हिस्ट्री होती है, कोई लंबी हिस्ट्री. ये नहीं कि आपके 1 हफ्ते का 5 दिन का फीवर होगा तो हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस माइंड में टीबी नहीं आएगा. ठीक है, तो क्रॉनिक फीवर होगा, वेट लॉस की हिस्ट्री होगी, प्रोडक्टिव कॉफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है साइट कौन सी है टीबी की. अगर पेरेन्काइमा इन्वॉल्व है तो प्रोडक्टिव कॉफ होगी, अगर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड है तो वहाँ से प्रोडक्टिव कॉफ क्यों होगी. ठीक है, अगर सिर्फ इन्फ्यूजन पड़ी है तो वहाँ पे प्रोडक्टिव कॉफ क्यों होगी. बेसिकली निमोनिया में हमने जो लास्ट क्लास अगर आपको याद हो, निमोनिया के अंदर जो कंसोलिडेशन बनती है उसके जो स्टेजेस थे, वहाँ पे एक्सुडेट्स बनता है ना, एक्सुडेशन होती है, प्रोटिक्यूलिशियस मटेरियल, तो वही तो स्प्यूटम होता है, वही तो कफ आउट होता है. तो जब पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होगा तो हमारी प्रोडक्टिव कफ होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी. ठीक है, तो ये बेसिकली क्लिनिकल कोरिलेशन और यंग एज होगा. अगर यही सिम्टम हमें ओल्ड एज में मिलेंगे तो हमारी डिजीज चेंज हो जाएगी. लेकिन अगर ओल्ड एज में ये सिम्टम मिल रहे हैं तो उनकी दूसरी डिजीज के साथ टीबी भी हम रखेंगे, ऐसा नहीं है. यंग एज में जैसे मेलेग्नेंसीज कम है, कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री भी मिली होगी, इस चीज़ से हर चीज़ प्रेजेंट कर रहा है, क्रॉनिक कॉफ, फीवर, वेट लॉस, प्रोडक्टिव कॉफ है वो, तो वो हमारा फर्स्ट माइंड में टीबी है. लेकिन अगर कोई ओल्ड एज है और सेम प्रेजेंटेशन है कि वो क्रॉनिक फीवर है, कॉफ है, प्रोडक्टिव वेट लॉस है, तो वो क्योंकि ओल्ड एज है हमारा सेकंड डायग्नोसिस सिम्टम्स के साथ क्या बन जाता है, सेकंड डायग्नोसिस ओल्ड एज में टीबी तो आएगा ही आएगा. लेकिन ओल्ड एज में हमारी कोई और कुछ बड़ा सोचे मेलेग्नेंसी. ठीक है, तो वो वेट लॉस है ना, ठीक है, तो उसमें भी होता है वेट लॉस. बाहर at least 3 sputum smear negative and no response to a course of broad spectrum antibiotic. अक्सर क्या होता है हमारे एरिया में, क्योंकि एंडेमिक है, पेशेंट जाते हैं जीपी जनरल फिजिशियंस के पास, प्रैक्टिशनर्स के पास, तो वो जी एंटीबायोटिक से शुरू कर देते हैं. नहीं कल्चर करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट कराएंगे, एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम शुरू कर देते हैं. तो अगर कोई कैर या कम्युनिटी पॉइंट नमूनिया होता है, जैसे हमने पहले
रिस्पॉन्स आ जाए तो वेल एंड गुड, जब कल्चर आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट गया, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब यहाँ पे बात ये होगी कि नॉर्मल एंटीबायोटिक से टीबी ट्रीट नहीं होगा, सो देयर विल बी नो रिस्पॉन्स टू कोर्स ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड डिसीजन बाय क्लिनिकल टू ट्रीट एज टीबी। कभी कभी स्प्यूटम में भी अगर नहीं पिक होता तो क्लिनिकल हिस्ट्री, चेस्ट एक्सरे और सारे एविडेंस की बेस पे उसको स्टार्ट कर देते हैं। चीज वो कहलाती है स्मेयर नेगेटिव। टू कैटेगरीज एज न्यू केसेस एंड रीट्रीटमेंट केसेस। तो पहले तो बहुत रिजीम चेंज थी दोनों की, लेकिन अब गाइडलाइंस सिंप्लीफाई हो गई हैं, दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा है, लेकिन लेबल पेशेंट को करना जरूरी है कि न्यू केस है या उसको पास्ट में भी कभी टीबी रह चुका है और अब अगेन उसको टीबी हुआ। So new cases are those who have never received ATT or taken it for less than 4 weeks. ये less than 4 weeks आपने जरूर याद रखना है। 4 weeks का कट ऑफ है कि अगर किसी ने ATT पास में रिसीव किए इससे कम तो वो न्यू ही कहलाएगा, लेकिन अगर किसी ने शुरू की पहले ATT 1 महीना ली और फिर छोड़ दी वो डिफॉल्टर कहलाएगा, ठीक है। वो फिर अगर कभी दोबारा प्रेजेंट करेगा हमें तो वो रीट्रीटमेंट वाला केस कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात नोट करने की है, अगर लेस देन 4 वीक्स किसी ने ATT ली है तो वो रीट्रीटमेंट नहीं कहलाएगा, वो न्यू केस ही कहलाएगा। स्मेयर पॉजिटिव नेगेटिव हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रीट्रीटमेंट केसेस, पेशेंट्स हु हैव टेकन ATT in the past for more than 1 month and then they left for any reason and they come again with the symptoms. One would be the relapse. Relapse क्या होगा, जिन्होंने ट्रीटमेंट पहले पूरी ली है लेकिन दोबारा से किसी की वजह से वो बहुत सी डिटेल है दोबारा प्रेजेंट किया, वो तो रिलैप्स पे लाएगा। अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट पूरा लिया लेकिन इन द एंड वो स्मेयर नेगेटिव नहीं हुआ, इन द एंड तो 5th मंथ पे ही बात होगी, रिलैप्स है, ट्रीट हो गया, चला गया, घर बैठा 6-8 महीने के बाद या दोबारा से आ गया, सेम सिम्टम्स, वो होगा रिलैप्स। अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, हमारा 5th जो 6 मंथ की ट्रीटमेंट होती है टीबी के न्यू केसेस की 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट होती है, तो फिर 5th मंथ के पेशेंट को स्मेयर नेगेटिव हो जाना चाहिए। अगर 5th मंथ में वो स्टिल पॉजिटिव आता है उसको हम ट्रीटमेंट फेलियर लेवल पर, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट फेलियर कहलाएगा, या तो ये कैटेगरी हो सकती है। और डिफॉल्टर का मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी ने अगर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दी लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा ही लेकर छोड़ी है और फिर वो अगेन प्रेजेंट हो गया तो वो डिफॉल्टर है, ठीक है। तो जो रीट्रीटमेंट के केसेस है उसमें ये 3 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। अब वही बात है, स्पेयर और कल्चर पॉजिटिव वर डिक्लेयर क्योर और ट्रीटमेंट कंप्लीटेड इन द पास्ट, लेकिन दोबारा से प्रेजेंट हुए सिम्टम्स के साथ रिलैप्स है। फेलियर becomes smear positive 5 months or more after commencing treatment, ठीक है। डिफॉल्टर क्या है, कोई इंटरप्शन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर 2 months और मोर, मतलब उसने छोड़े को भी उसको 2 महीने का टाइम हो चुका है, ट्रीटमेंट छोड़े को भी 2 महीने का टाइम बीच में आ चुका है, तो वो डिफॉल्टर कहलाएगा। अच्छा, इट्स अ थ्रेट टू पाकिस्तान नो डाउट। डिजीज बर्डन क्या है, 62% of the disease burden of Eastern Mediterranean region of WHO disease kill almost 44,000 Pakistanis every year. Estimated disease case load of 5,18,000 new sensitive TB cases annually ranks fifth, and with case load of 27,000 drug resistant TB भी एक फॉर्म है, एंड मैं आपको इसको डिफाइन कर दूंगी। वो और वल्नरेबल है, रैंक 6 among the 35 burden पर। एम ऑफ द ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए हमारा, क्योर द पेशेंट, to prevent death from the active TB or its late effects, to prevent relapse of the TB, to prevent the development of acquired drug resistance। डेवलपमेंट कैसी होती है ड्रग रेजिस्टेंस की, इसी तरह होती है जो कोर्स बीच में छोड़ दिया जाता है, लो डोज ATT ली जाती है, डेली का रिजीम नहीं लिया जाता, आज लिया कल नहीं लिया, आज लिया कल नहीं लिया, तो ये सारी चीज़ें ड्रग रेजिस्टेंट TB में कन्वर्ट करने की होती है। सो टू डिक्रीज द ट्रांसमिशन ऑफ TB टू अदर्स, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बताओ। द प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ ATT टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस, करेक्ट डोजेज, ये तो बात थी, यही आगे MBR कराती ये चीज़ें, टेकन रेगुलरली, नो इंटरप्शन, फॉर
prescribed period to prevent relapse after completing the course. ठीक है, जितना बताया गया है कोर्स उतना ही पीरियड कोर्स लेना है. Why combination of drugs? It is thought that different population of bacteria exist within the tuberculosis region, and each is particularly accessible to the action of different anti-tuberculous drugs. जो हमारा एंटीट्यूबरकुलस ड्रग्स पता है आप लोगों को, नाम बता दें. तो हमने 4 ड्रग्स क्यों रखे? हमने 2, 3, 1, 2, A, B, C पूरी चीज किया. इन सभी एक्शंस डिफरेंट है. इन सबके एक्शंस डिफरेंट है. कोई किसी तरीके से उस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, कोई किसी तरीके से अटैक करेगा. ठीक है, तो मैक्सिमम कवरेज के लिए 4 ड्रग बनाई हुई है. और ये भी कि डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट विद इन द ट्यूबरकुलस केस. ठीक है, तो जो भी पॉपुलेशन है उन सबको इस तरीके से अटैक करके 4 ड्रग उसको क्योर करेंगे. सही. द एम ऑफ थेरेपी इज स्पीडी एलिमिनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्लोली डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म. One population of rapidly growing bacilli, for example in cavity wall, is particularly vulnerable to the action of isoniazid. क्योंकि आगे की चीज मैंने डिफाइन कर दी है कि रैपिडली ग्रोइंग जो bacilli अंदर होंगे तो isoniazid उन पे बेस्ट एक्ट करेगा. स्लोली ग्रोइंग पे pyrazinamide and rifampicin. Pyrazinamide is believed to be particularly effective against bacilli in an acid, presumably intracellular requirement. Since it is the only and efficient antibacterial agent in vitro at a pH of 5.6 or less. मतलब acidic medium पे ये एक्ट करेगा better. Pyrazinamide, rifampicin has been shown to be particularly effective bacterial agent for dormant bacilli. ठीक है, remnants के agent जो dormant है, which have short burst of metabolic activity. मतलब जब उनको चांस लगेगा तो वो एक्टिविटी अपनी शुरू कर देंगे. वो dormant है ना basically, तो उन पे एक्ट करेगा rifampicin better. Finally, a whole population of totally dormant bacilli not killed by any drug is believed to exist. Still, it is believed to exist. Some bacilli, and this is might be the reason the patient relapse के साथ. So, stop TB. TB is curable. Testing is simple. Treatment is free. तो हमारा रेजिम क्या होगा ट्रीटमेंट का? WHO रिकमेंडेड फॉर एंडेमिक एरियाज जो कि हमारा है पाकिस्तान का. इनिशियल फेज 2 मंथ्स का होगा जिसमें कितनी ड्रग्स देते हैं हम? कितनी ड्रग्स देते हैं हम इनिशियल फेज में? 4 ड्रग्स जितने भी नाम डिस्कस हुआ, आइसोनियाजिन, पायरेजिनामाइड, रिफेम्पिडोल और फेनेजोल. तो 4 ड्रग्स यूज होंगी 2 मंथ्स के लिए. आगे के 4 मंथ्स में जिसको हम कंटिन्यूएशन फेज कहते हैं उसमें 2 ड्रग्स होते हैं. वो कौन सी होंगी? आइसोनियाजिन और रिफेम्पिसिन. ठीक है. अच्छा, रीट्रीटमेंट केसेस के अंदर देखें पाकिस्तान या एंडेमिक एरियाज या जहाँ वहाँ पर ये वाली रेजिम है. स्टेप तो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं कि एस स्टेट में लिखा हुआ है इसको तो आप छोड़ दीजिए, ऑब्सोलीट हो चुके हैं. अब स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले हम दिया करते थे, अब नहीं देते हैं. इनिशियल फेज 2 ड्रग्स इसको या आप ओमिट कर दें या पहले ओमिट करें. जनरली जो WHO कहता है वो रेजिम सेम रहेगी रीट्रीटमेंट और न्यू की. जनरली जो WHO कहता है वो रेजिम अब सेम रहेगी. पहले जो 8 महीने का था वो वाला सिलसिला अब नहीं है. लेकिन जो एरियाज एंडेमिक है अकॉर्डिंगली वो अपनी रेजिम चेंज कर सकते हैं. जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी की अपनी टीबी की गाइडलाइन है. ठीक है, अपनी टीबी की गाइडलाइन जो अलग है. लेकिन हमसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ज़्यादा WHO का पूछा जाता है. ठीक है, तो सब सोसाइटीज़ ने अपने अपने, क्योंकि हमारे एंडेमिक एरियाज हैं, हमने अपनी पॉपुलेशन अपने रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से गाइडलाइंस बनानी होती है. तो वो ये है कि लेकिन ये चीज़ अब WHO ने ख़त्म कर दी है. 2 मंथ्स और 4 मंथ्स 4 ड्रग्स और 2 ड्रग्स वाला ही है. लेकिन पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी वाले इसको 3 ड्रग्स देते हैं बाद और एक्सटेंड भी करते हैं 3 मंथ्स और 5 मंथ्स. ठीक है, HRE 3 ड्रग्स भी आ रहे हैं, रिफेम्पिडोल एक्स्ट्रा आ रहा है. ये WHO की गाइडलाइंस हैं, इसको मैं थोड़ा स्किप करूंगी.
ये वही बात लिखी हुई है। हाँ, इसमें इन्होंने एक चीज ऐड कर दी है, अगर रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस आपने निकाल लिए, जो हमने आपने जीन एक्सपर्ट का नाम सुना है, जीन एक्सपर्ट का नाम सुना है, बीसीआर का नाम सुना है, ठीक है। तो बेसिकली एक टेस्ट इस तरह का टीबी के लिए भी है जो जीन एक्सपर्ट या जेनेटिक लेवल पे टीबी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें उस टेस्ट के थ्रू रेजिस्टेंस पता चल जाती है। एंडेमिक एरियाज में ट्रीटमेंट हम क्यों एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास बार बार टीबी के केसेस आते हैं, एक ही पेशेंट को बार बार होते हैं, तो उसकी क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए हम ट्रीटमेंट एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, WHO ने एक चीज़ स्पेसिफाई कर दी, अगर तो इवन हमारा कंट्री भी एट फर्स्ट पेशेंट आया है और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस पता कर ले, एक टेस्ट है ना, बेसिकली स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो अब पाकिस्तान में फ्रीली हो रहा है, ये भी मैं बता, फ्री में भी हो रहा है और इजीली हो रहा है, ठीक है। तो वो अगर पेशेंट ने जेनेटिक लेवल पे पता कर लिया फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे ही कि रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंट नहीं आ रही है उसके अंदर, तो आप ये WHO वाला ही देंगे 4 ड्रग्स और 2 ड्रग्स। तो एक्सटेंडेड रिजीम है, तो उनको कहते हैं आप देंगे कि जिनमें हमें पता नहीं है कि हम जीन एक्सपर्ट नहीं लगवा सके टेस्ट और उसमें रेजिस्टेंस आ रही है कि नहीं आ रही, तो हम उस सूरत में हमारी अगर पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में वैसे भी रिस्पॉन्स के हिसाब से ट्रीटमेंट एक्सटेंड कर दिया, लेकिन मेनली पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं 6 मंथ में ट्रीटमेंट अब एंड हो जाती है। प्रीवियस आपने 9 मंथ्स भी सुने होंगे, लेकिन अब 6 मंथ का ही ट्रीटमेंट। तो पुराना पेशेंट आपके पास आएगा, शायद आपको बताया मैंने 9 महीने की ट्रीटमेंट, तो वो पुरानी बात है, अब इतना ही ट्रीटमेंट लिया जाता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आप या तो अपना कोई न्यूमोनिक बना लें, इसमें कोई चूक नहीं होगी, आपके लेवल पे बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका निमोनिक ये बन सकता है IREV, आयरन करके सब बोलते हैं, आयरन, ठीक है। आयरन में आपको सीक्वेंस ऑफ ड्रग आ गई, आइसिन एसिड, फेमिसिन, कैपिटोपाइसिनमाइड, वहाँ पे आप 5, 10, 15, 25 याद करें, ठीक है। तो इसको याद करें, जरूरी है, रट्टा ही लगाना है। तो स्ट्रेप्ट अगर कोई आपसे पूछे तो वो अगेन 15 होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर वाली ड्रग्स तो बिल्कुल आपको कोई छूट नहीं है कि ड्रग वो मैं याद हो के डोजेज का देना है, पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। पेशेंट का जब भी हम डायग्नोज करेंगे उसका वेट दिया जाता है, उस वेट के हिसाब से ये रेजिम हम बनाते हैं कि कितना आइसोनियाजिन, रिफेम्पिसिन, थाइमोपाइसिनामाइड हो जाएगा। तो 5 mg पर केजी आइसोनियाजिन, 10 mg पर केजी रिफेम्पिसिन, ये ब्रैकेट में रेंज है कि इतने तक हम जा सकते हैं। यूजुअली यही 15-25 ये वाला रेजिम फॉलो किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास WHO की ड्रग्स आती हैं, फ्री ड्रग्स जो हमारे पास WHO की आती हैं, इवन लोकल कंपनीज ने भी फार्मास्यूटिकल्स ने निकाली हुई, वो ऐसा नहीं है कि अगर जैसे सेपरेट वाला रेजिम आप लेते हैं, इसमें आपको 4 ड्रग्स, 4 टैबलेट्स उसको खिलानी पड़ेगी, और वो भी एम्प्टी स्टमक, एक दीदी हम एम्प्टी स्टमक देते हैं ना सुबह में, तो उसमें 4 ड्रग्स दे, उसके लिए लेना आसान नहीं है। तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ड्रग्स आती है सिंगल टैबलेट में चारों चीज़ें होती हैं, ठीक है, और फिर उसका नंबर इंक्रीज कर देते हैं कि वो अगर तो वेट, यहाँ पे वेट की रेंज दी हुई है, ये 30 to 39। अभी कैट 1, कैट 2, कैट 3 यदि आप अभी ऊपर को छोड़ दें, बस आप ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ 2, 3 और 4, 30 to 39 kg अगर वेट है, तो हमारी जो कम्बिनेशन ड्रग्स आ रही हैं जिसके अंदर ये वैल्यूज होंगी, रिफेम्पिसिन 150, 75, आइसोनियाजिन, पारासिटामोल 400 और एथेम्पिडोल 275, ठीक है। ये तो आपने देखना है ना कि इसके अंदर कितना वो है, क्वांटिटी कितनी है, एक ड्रग्स कॉम्बिनेशन ड्रग्स जिसमें ये कॉम्बिनेशन है, और इतने से इतने वेट वाले को हमने 2 ड्रग्स देनी है, टैबलेट्स देनी है, 52, 54 3 टैबलेट्स, एंड 55 एंड मोर देन 55 4 टैबलेट्स, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? बाकी ऊपर आगे पीछे की चीज़ें अभी आप छोड़ दें, इतना याद रखें, बहुत है, सही। अच्छा, ये मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी टैबलेट्स आती है ना, उसमें समझे इसका बिल्कुल हाफ डोज होगा, ठीक है। तो ये देखना जरूरी है, ऐसा ना हो
एक होती है मायरेन पी और एक होती है मायरेन P4। 4 का मतलब डबल उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो आपने बेसिकली उसको तो छोड़े ब्रेड लीव्स को, आपने ये देखना है अगर ये डोजेजेस हैं तो इस वीक से ऑनवर्ड आपने ये देनी टैबलेट्स, ठीक है। तो बच्चों वाली टैबलेट 2, 3 और 4 नहीं देनी है। अच्छा, आगे ये है फॉलो अप। बेसिकली जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो हमने फॉलो अप पे कब कब सैंपल्स लगवाना है। एक तो हमने सैंपल लगवाना है सेकंड, जो डॉट है ना, सेकंड एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ हमने एक सैंपल लगवाना है, ठीक है। एक हमने 5th मंथ में सैंपल लगवाना है, एक हमने 6th मंथ में सैंपल लगवाना है। स्मेयर, AFP स्मेयर कि पेशेंट जो हमने 5th मंथ में सैंपल लगाया था और पीछे बात की थी, जिसमें भी अगर स्मेयर पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ 5th मंथ में हम उसको ट्रीटमेंट फेलियर लेवल कर रहे थे। तो बेसिकली इसी फॉलोअप पे हम उसको लेवल कर रहे थे। तो फर्स्ट हमने सेकंड पे लगाया, सेकंड पे अगर वो पॉजिटिव आता भी है नो प्रॉब्लम, आपने कंटिन्यूशन फेज 4 ड्रग से उसको इंटेंसिव फेज की 4 ड्रग्स से उसको 2 ड्रग्स में स्विच कर देना है। इवन अगर वो सेकंड मंथ में पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट हमारा प्लान चेंज नहीं होगा, तो जैसे हमने डिस्कस किया है 2 मंथ्स 4 मंथ्स वही रहेगा। लेकिन अगर 5th मंथ पे हमारा पॉजिटिव आता है तो हम इन्वेस्टिगेट फर्दर करेंगे, फिर हम उसमें रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि MDR TB तो नहीं है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB तो नहीं है, तो उसका रिजीम भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो हम बेसिकली फॉलोअप आपको पता चला है 2, 5, 6 ये हमारा फॉलोअप होता है स्पिरिट स्पेयर के साथ। बेसिकली एक होता है कि पेशेंट क्योर हो गया, क्योर होने का मतलब ऑब्वियसली यही है कि एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट वो नेगेटिव हो गया, एविडेंस आपके पास होगा अगर तो वो क्योर कहलाता है। ट्रीटमेंट कंप्लीटेड क्या है कि पेशेंट ने पूरे ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट किया लेकिन उसके पास कोई लैब रिजल्ट नहीं है कि वो नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ, उसको हम ट्रीटमेंट क्योर नहीं, ट्रीटमेंट कंप्लीटेड केस कहते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट फेल क्या है, अगर वो 5th मंथ में भी आकर पॉजिटिव आ गया तो वो फेल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब साइड इफेक्ट्स ऑफ एजीटी, कुछ मेजर है दोज गिविंग राइज टू सीरियस hypertension and require discontinuation of therapy and refer to chest specialist. And some are minor side effects, those causing relatively little discomfort and often response to symptomatic treatment. So isoniazid के मेजर और माइनर आप देख लें। 4 ड्रग्स के आपको साइड इफेक्ट, जो मेजर हमारी 4 ड्रग्स है उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। मेनली आइसोनियाजिड हेपेटाइटिस कराता है, अदरवाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी जिसमें पैरेस्थीसियास कहते हैं, इसीलिए हम 6 मंथ ट्रीटमेंट जो हमारी चलती है उसके साथ विटामिन B6 टैबलेट उसको देते हैं प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। होल रिजीम में हमने इसे कंटिन्यू करना होता है। सो इट कम्स इन माइनर pellagra like syndrome, skin rash, drug-induced lupus, these are also some minor side effects. So rifampicin के major में hepatitis and respiratory syndrome, thrombocytopenic purpura, acute hemolytic anemia, shock and renal failure, ये सब इसके side effects हैं। अच्छा, माइनर में क्या है, ये चीज़ें बेसिकली बताने का मकसद ये है कि once you are starting treating any of your patient, you should discuss the side effect of these drugs. If he or she notices anything like that, she or he should report that. Okay? Then you will decide you need to stop the drug or either you need to continue or only give symptomatic. ठीक है? So जैसे रिफेम्पिसिन शुरू करते हैं जब, तो स्किन रैश इचिंग आया था वो कंप्लाइंस के लिए ही आया था, मतलब अभी भी है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। तो उसमें यही है कि पेशेंट डेली बेसिस पे ले ही रहा है कि नहीं ले रहा, स्किप तो नहीं कर रहा, एक दिन ले ली 4 दिन छोड़ दी, ये चक्कर तो नहीं है, तो उसमें भी फेलियर की तरफ जाता है। आज तो बहुत प्रॉब्लम्स विद ड्रग्स, GI टॉलरेंस वगैरह, लाइक हमारी जो GI सिम्टम्स हेपेटाइटिस 3 ड्रग्स करा रही हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन एंड पायरासिटामोल।
और उसकी वजह से वॉमिटिंग पेशेंट को हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं कहीं हो रहा कि वो टैबलेट लेता है और वॉमिट कर देता है, अब उसका वो लिया टैबलेट का ना लेने के बराबर है ना। यहाँ टैबलेट खाए 15 मिनट में उसने अगर वॉमिट कर दिया तो वो टैबलेट निकल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही गाइडेंस जरूरी है कि आपने कब कंसल्ट बैक करना है, आपकी वो ड्रग उसको कोई काम नहीं देगी, अब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई होगी तब तक। So what to do in the parent? After establishing microbiologic failure that is severe positive at the end of 5th month of the ATT, आपने further testing करनी, ये सारी चीज़ें पीछे की रूल आउट करके फिर फर्दर टेस्टिंग क्या आपने करनी है कि वो भी आपने ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के बारे में सोचना है। वो क्या है, लगाएंगे हम AFP कल्चर एंड जीन एक्सपर्ट एंड टीबी जीन एक्सपर्ट, स्टार्ट री-ट्रीटमेंट regime if सेंसिटिव, मतलब प्री ट्रीटमेंट regime फिर दोबारा से शुरू कर देंगे उसको, ठीक है। रेफर टू द MDR यूनिट, अगर हमारे पास लैब रिजल्ट आ जाता है और उसमें उसकी रेजिस्टेंट आ जाती है तो अब ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वो MDR यूनिट जाएगा, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ड्रग्स डिफरेंट है साथ ही साथ, ठीक है। यस, हमारा रोल फिनिश हो गया आपको डिस्कस। So how TB spread, you all know. Airborne route है, the unit of infection is a small particle called a droplet nucleus. Red वाले के ਵਿੱਚ पढ़ने आप about of coughing produces up to 3500 droplet nuclei. A number that equates with speaking for 5 minutes in a normal person, ठीक है। तो आपको नहीं पता अगर आगे वाले बंदे को कुछ है कि नहीं, आपने अगर 5 मिनट उससे बात कर ली तो डिपेंड करता है। So health education, patient should be briefed of diagnosis, importance of treatment, duration of treatment। ये एक्चुअली अगर आप कभी ट्रीट करने का मौका मिले आपको तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एजुकेट दिखाते हैं। वाइट आउट नाम हुआ होगा, आप देखना शुरू करेंगे सिम्टोमेटिकली वेट पेशेंट की एकदम से अच्छी होगी, चेस्ट एक्सरे बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो ये ट्रीटेबल है। काइंडली उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर 6 मंथ की रिजीम ले लेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है, इवन इतना डैमेज हो जाता है लंग कि हमें न्यूमेनेक्टमी करनी पड़ जाती है, पूरा लंग निकालना पड़ जाता है, या फिर सारी जिंदगी के लिए लंग इतना डैमेज हो जाता है कि वो आना जाना ही लगा रहेगा बस हॉस्पिटल का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, पॉसिबल साइड इफेक्ट, डिस्पोजल ऑफ स्प्यूटम, good hygiene, possible screening if someone is symptomatic in the family, because early identification treatment of index cases are most effective way to control disease spread. Treatment should be supervised, lots either at health facility or close family member or respective community। क्या करना, close family member को भी एटलीस्ट 10 मिनट तो जरूर चेक कर लें कि आप ड्रग लेके जा रहे हैं तो कहीं डेस्परेट तो नहीं करती, या अपने सामने उसको पूरा फॉलो कराते जाना है। तो देखिए स्टिल दिस इज बीइंग सैड कि जो आपको नजर आ रहा है कि रिपोर्टेड केसेस आप देखिए कितने हैं, अनरिपोर्टेड केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। देखो don't test in starting ATT, the decision is vital and should be taken cautiously. Every effort should be taken to provide bacteriologically confirmed evidence of tuberculosis variant। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ठीक है, माना हमारे कंट्री में एंडेमिक है, लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट आपने शुरू नहीं कर देना। अगर आपका पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, स्टेबल है, आप उसका बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म करेंगे। अक्सर पेशेंट आपको आके कहेंगे हमें स्प्यूटम नहीं आ रहा है, स्प्यूटम नहीं आ रहा है तो हमारे पास बहुत और सारे तरीके हैं इसको कंफर्म करने के। उसमें हम गैस्ट्रिक रिवाज करते हैं, एनजी ट्यूब डाली, एम्प्टी स्टमक और उसका वॉश दे दिया और उसको हमने सेंड कर दिया, उसमें भी डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने बहुत जल्दी नहीं करी। अगर हमें पेशेंट टाइम दे रहा है, अगर पेशेंट स्टेबल है तो हफ्ता 10 दिन अपने डायग्नोसिस को बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म करने के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। इवन ब्रोंकोस्कोपी है, अगर पेशेंट स्प्यूटम नहीं आ रहा ब्रोंकोस्कोपी करके कर लेते,
ठीक है। अगर कोई मीडियस स्टेनम या लिम्फ नोड वाली टीबी है तो आप जस्ट लिम्फ नोड देके टीबी ने एटीटी नहीं शुरू करेंगे। लिम्फ नोड्स तो लिम्फोमा में भी होते हैं और ये दोनों बहुत क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस है टीबी। तो हमें इसका बायोप्सी लेनी है, उसको सेंड करना है, रिजल्ट्स का वेट करना है, देन वी नीड टू डिसाइड आइदर टू स्टार्ट। तो इतना भी इसमें फुर्तीला नहीं हो जाना है। आपने जब पेशेंट आया चार आपको हिस्ट्री के पॉइंट्स मिले और आप एक शुरू कर दो, ठीक है। We need to investigate if your patient is giving you the drug. Whenever confused about the progress of diagnosis, never hesitate to can consult specialist and advise. It can prevent under and over treatment. Do not give ATT trials with high ESR or positive activity. ये दो टेस्ट और नाम सुना होगा। ESR टीबी में बढ़ा हुआ आता है, कोई सिर्फ ESR बढ़ा हुआ देखकर जो है ना ATT शुरू कर दे। ESR बेसिकली रिएक्टेड है, वो किसी भी इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ आएगा, किसी भी फ्लेयर ऑफ डिजीज में बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है ATT स्टार्ट करने का। इवन MP, ठीक है, MP क्योंकि पॉजिटिव हमने तो वैक्सीनेशन कराई है, हमारा आ सकता है। सो डिवाइड द डोज ऑफ ATT ये नहीं करना है। अगर भी पेशेंट बोले कि मैं 4 गोलियां एक साथ सुबह में नहीं ले सकता, आप मुझे बोले 2 सुबह ले लें 2 शाम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक साथ ही लेनी है, 1 सिप से 4 टाइम्स में ले सकते हैं, लेकिन 1 सिटिंग में ले लें। डू नॉट ट्रीट अ नॉन कंबाइंड मिशन एज आउट पेशेंट, जो और सीधी लोगों के लिए बना है। एड ऑन टू सेवरल अनफिनिश्ड कोर्सेज, ऐसा भी नहीं करना है। एक पेशेंट आया, बीच में छोड़ दिया, आपने शुरू कर देते, बीच में छोड़ दिया, फिर आप शुरू कर देते। Do not believe that your patient is taking drugs properly. Ask the family member, watch the